दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जैसा नाम से ये लग रहा है, डिस्ट्रक्शन या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ये कहाँ ब्रेक डाउन होती है, किस जगह की बात हो रही है, इसकी बात की चर्चा करते हैं। इतना तो हमें मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में तो नहीं होता होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ इन प्रोडक्ट बनता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस या कहीं ना कहीं सेल के अंदर ही होता होगा। यस, अब हम लोग बात चलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल क्या है, इसके बारे में डिटेल करते हैं। इस ब्रेकडाउन का एक पाथवे है, 10 स्टेप में रिएक्शन होती है इसकी। यह रिएक्शन हर सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। याद रखना है, भले ही वह सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उससे मतलब नहीं है एरोबिक हो या अनएरोबिक, लेकिन हर सेल में ये रिएक्शन होता ही है। आगे एरोबिक होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। सेल के अंदर आगे का जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वो होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हर सेल में होगा, यानी लिविंग सेल का एक कैरेक्टर है ग्लाइकोलाइसिस होना, ये चीज है। इसके बारे में 3 साइंटिस्ट मिलकर के इनका खोज किए थे। EMP इसलिए इनका नाम पड़ा है, EMP पाथवे, एम्बेडेड मेयरहब एंड प्लेटन पाथवे। तीनों साइंटिस्ट थे, एम्बेडेड, मेयरहब और प्लेटन, 3 पाथवे, 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने मिलकर के इस पाथवे को खोज किया था। अब ये क्या था, ये हम बता रहे हैं। आपको क्या बता रहे हैं, ये हर सेल के अंदर होने वाला ये रिएक्शन है, जो हर सेल के अंदर ये रिएक्शन होता है। हर लिविंग सेल का नेचर है। हम क्या बता रहे हैं कि आगे कोई प्रोसेस हो या ना हो, जैसे आरबीसी के अंदर सिर्फ यही प्रोसेस होती है, सिर्फ आई के लेंस में यही प्रोसेस होती है सिर्फ, या जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वहाँ पे यही प्रोसेस होती है सिर्फ, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है वहाँ पे यही प्रोसेस होती है सिर्फ। याद रखना होगा क्या होता है इसमें, ये देखते हैं हम लोग। इतना मालूम होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में, ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात है साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा, इसमें किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता है, ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये साइटोप्लाज्म का रिएक्शन है। चौथा, इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है। इतना बात हमें याद रखना होगा। अब हम लोग बात चलते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे। जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देना होगा। जब ग्लूकोज सेल में इंटर करता है तो सेल में छोटा सा सेल है, इसमें बनाने में दिक्कत होगी, हम 12 मिटाते चले जाएंगे। तो सेल में जब ग्लूकोज सेल में इंटर करता है तो पहले से सेल में मौजूद होता है बहुत सारे एंजाइम। साइटोप्लाज्म में एंजाइम होता है, जैसा कि हम क्रेब्स साइकिल में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। उसी तरह साइटोप्लाज्म में हर स्टेप को तोड़ने के लिए डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज या म्यूटेज या आइसोमरेज, आपको याद रख लेना है। काइनेज का मतलब जहाँ भी यूज होगी, जहाँ भी ब्रेकडाउन की बात होगी वहाँ पर काइनेज का यूज होगी। जहाँ पर हाइड्रेशन की बात होगी, जहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है, सिंपल आगे वहाँ पर हो रही है तो हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेज की बात हो रही है वहाँ पर। जहाँ ऑक्सीडेशन की बात होगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात होगी वहाँ पर। जहाँ पर एटीपी जुड़ेगा फॉस्फोरिलेशन की बात होगी वहाँ पर। तो ये सब जो रिएक्शन को हमको याद रखना होगा। यहाँ पर क्या होती है कि जब ग्लूकोज जब सेल में इंटर करता है तो सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसका दूसरा नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, आप लिखते चले जाएंगे, हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं आपको। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि एक एटीपी को यूज करके एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका नाम ही था ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है आइसोमरेज के द्वारा फ्रुक्टोज आइसोमरेज के द्वारा बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सेम रिएक्शन होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि एक चीज याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में पहले एटीपी खर्च होता है और उसके बाद गेन होता है। आधा रिएक्शन में खर्च होती है, आधे रिएक्शन के बाद गेन होता है। तो अभी शुरू में खर्च हो रही है,
यहाँ पर फिर एक एटीपी खर्च होगी, एक एटीपी फिर खर्च होगी, एडीपी में कन्वर्ट होगी और ये इसमें बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ पर यूज होगी, क्या हो जाएगी यूज इसमें, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेटेज, एंजाइम का नाम हो जाएगा 1,6 डाइफॉस्फेटेज और ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये मेरा स्टेप एक हुआ यहाँ तक का। अब दूसरा स्टेप जो करती है इसी में ग्लाइकोलाइसिस में आता है कि यहाँ पर अभी मेरा कितना होगा, 2 एटीपी खर्च हो चुका है, 2 एटीपी खर्च हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, सेल को थोड़ा सा तोड़ देते हैं यहाँ से समझने के लिए हमें। तो अब तक हम लोग तो समझ चुके हैं। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ पर क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट बोलते हैं। डाइफॉस्फेट ये क्या होता है, फॉस्फोकाइनेज के प्रेजेंस में 2 पार्ट में टूट जाएगी। फॉस्फोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा टूट जाएगा 2-हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। याद रखना 2-हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये दोनों का जो फॉर्मूला है ये दोनों बराबर है। 2-हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों एक जैसे बराबर है, दोनों दूसरे का आइसोमर है। इसका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है कि इसके लिए बढ़ने के लिए एंजाइम नहीं है, इसलिए क्या होता है यह भी इसमें कन्वर्ट कर जाता है आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। क्यों कन्वर्ट कर जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसको ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनना जरूरी है। इसमें हम लोग कौन सा एंजाइम लगता है, अल्डोलेज एंजाइम के द्वारा ये जो होता है ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्सन हो जाता है। अब आगे की कहानी हम लोग सुनते हैं कि इसके बाद क्या होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 को बन गया। अब यहाँ से 2 स्टेप चलेगी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। यहाँ पर क्या होगी, एक एटीपी अभी एक और यहाँ पे खर्च होने वाला है, एक एटीपी और खर्च होगी अभी यहाँ पर एटीपी और बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाइड्रेशन होगी। यहाँ पर हाइड्रेशन होने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी NADH2 निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइहाइड्रोजन इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पर जा करके अपना एटीपी बनाएगा। उसे मतलब छोड़ दीजिए क्या बहुत बड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगी, अब क्या बन जाएगी ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या इसको बोलते हैं ग्लिसरेट कहते हैं। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगी। यहाँ तक के स्टेप में फिर से बार याद कर लीजिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, उसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 पार्ट में टूट गया था। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2-हाइड्रोक्सी फॉस्फेट ये भी इसमें कन्वर्ट कर गया है। यहाँ से 2 रिएक्शन चलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक एटीपी से रिएक्शन करेगी, ये बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और उसके बाद यहाँ पर यहाँ से 2 स्टेप बने ना, यहाँ पर एक एटीपी इससे खर्च होगा और 2 एटीपी खर्च हो रही है ना, इधर से ये भी बन रहा है। अब इसके बाद ये कहाँ से हाइड्रेशन होगी और यहाँ से क्या बन जाएगी NADH2, तो यहाँ पर 2 NADH2 बनेगा और बन गया क्या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ इसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद अब क्या होगी यहाँ पर कि ये जो होगी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में डाइफॉस्फो है ना ग्लिसरिक एसिड, इससे क्या होगी एक फॉस्फेट यहाँ निकलेगी फिर से। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात होगी कि एडीपी से आगे और एटीपी बनेगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या है एक एटीपी बनेगा और एक नहीं बल्कि 2 एटीपी बनेगा, उधर से भी रिएक्शन चल रही है और बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगी। और उसके बाद फिर ये बन जाएगी आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना पहले घर से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक एटीपी निकलेगा, तो एक एटीपी बन गया यहाँ पे बहुत अच्छा। और फिर यहाँ पर बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक क्या बन जाएगी 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज कर जाएगी।
2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या हो जाएगी, अब बन जाएगी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट इनोलेज इंजाइम के द्वारा, यहाँ पर क्या होती है, इनोलेज इंजाइम होता है, उसके द्वारा बन जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। और इसके बाद फिर एटीपी एक बनता है, यहाँ पर एटीपी बनेगा, यानी कि एक एटीपी यहाँ तो एक एक दो, फिर एक एटीपी एक एक दो, यानी कुछ दो जैसे चल रहा है ना 3 फॉस्फोग्लिसराइड से, तो 2 एटीपी यहाँ 2 एटीपी यहाँ, मतलब 4 एटीपी बन गया मेरा और 2 NADH2 निकला। तो अब क्या होगा, यहाँ पर बन जाती है क्या, पाइरूविक एसिड बन जाती है, पाइरूविक एसिड बन जाता है। यानी हम लोग यहाँ तक देख लिए कि पाइरूविक एसिड अब बन रही है, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना बन गया पाइरूविक एसिड, 2 गो। तो अब हमको यह देखना होगा यहाँ पर कि क्या क्या हमें गेन हुआ, तो वो हम लोग पहले वो देखते हैं आगे। पहले हम गेन क्या क्या हुआ, जैसे एक एटीपी कहाँ पे खर्च हुआ था, देखिएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी खर्च हुआ, एक एटीपी। दूसरा एटीपी कहाँ खर्च हुआ, एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ। दूसरा एटीपी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ, ये 2 एटीपी क्या हुआ यहाँ पे खर्च हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना तो वहाँ भी क्या हो गया कि एक 2 एटीपी खर्च हो गया, यानी टोटल खर्च पहले कितना हुआ, 4 एटीपी खर्च हो गई है, 4 एटीपी। उसके बाद क्या हुआ, बना क्या, 2 NADH2, तो 2 NADH2 बना। अब करेंसी कितना बना, एटीपी 4 एटीपी बना हमें। एक एटीपी कहाँ बना था, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक एटीपी बना, और दूसरा कहाँ बना, जब एक फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के समय बना, तो टोटल हमें 4 को बना। तो 3 3 6 इधर यहाँ पर कितना हो गया, NADH2 से 6 एटीपी बनता है, और इससे कितना हो गया 4, तो 6 4 10 एटीपी यहाँ पर हो गई, 10 एटीपी यहाँ पर मिलेगी। और खर्च कितना हुआ, 4 एटीपी, तो 10 में से 4 एटीपी, तो 6 और 4 10, और 10 में से 4 क्या होगी, खर्च हो गई, तो कितना बच गया हमें, 6 एटीपी हमें मिलती है ना। ग्लाइकोलाइसिस के समय कितना हो गया, 6 एटीपी हमें टोटल मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए बात आगे, तो हम लोग बात बोल रहे थे कि ग्लूकोज से क्या हो गई, ग्लूकोज से क्या बन गई थी, ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, इसके वजह से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ बन गया था पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड बन गया। 3 कार्बन का होता है पाइरूविक एसिड। तो पाइरूविक एसिड जब बन जाता है तो ये सारे प्रोसेस क्या होगा, साइटोप्लाज्म में, इसमें कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। पाइरूविक एसिड के बाद जो होती है रिएक्शन, जब ऑक्सीजन रहता है तब लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन, और तब जाकर के जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे होता है, ऑन माइटोकॉन्ड्रिया सरफेस, जहाँ पर क्या होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक NADH2 भी निकलता है, और यहाँ पर बन जाता है आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर के, और यही क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ये हो गया अदर, जब ऑक्सीजन रहता है तो फिर समझिएगा पाइरूविक एसिड के बाद अगर ऑक्सीजन रहा सेल में, तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन के समय एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल चला जाता है। और अगर सपोज दैट कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, तब क्या हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगी, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाएगी। और यहाँ पर जो 2 NADH2 था, वो दोनों NADH2 खर्च हो जाता है, NADH2 खर्च हो गई, और मिलेगी इसको मात्र कितना बनेगा, 2 ATP इसको मिलेगा। ये रिएक्शन पाथवे को ये लोग आगे बताएंगे आपको, इसको लेके चलेंगे, इसको लोग बोलते हैं कोडी साइकिल में लेके चलेंगे, कोडी साइकिल बोलते हैं, या ग्लूकोनियोसिस बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन अगर एरोबिक पाथवे ऐसे बोलते हैं, तो एरोबिक पाथवे होगा तो 36 ATP, एनारोबिक होगा तो 2 ATP, याद रखिएगा। तो इधर का रास्ता हो गया एनारोबिक, इधर का रास्ता हो गया एरोबिक। तो ऑलवेज याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब भी होती है तो क्या होगी, ऑलवेज क्या बनेगी वहाँ पर 36 ATP है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और जब एनारोबिक होगी तो 2 ATP बनेगा। यही मेरा ग्लाइकोलाइसिस है, एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, और हम लोग इस ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कोडी साइकिल, या फिर आगे हम लोग ग्लूकोनियोसिस पे चलते हैं। इस वीडियो को देखिए, अगर इसमें कहीं अगर दिक्कत हो रही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कि आप नहीं समझ में आ रहा हो कोई ऐसा रिएक्शन पे, आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। अगर उससे भी अगर सिंपल कहेगा तो उसको डाल देंगे, है ना। लेकिन इससे सिंपल क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस का इतना प्रोसेस तो याद करना पड़ेगा, जो इतना प्रोसेस होता है।
एकदम एकदम रट जाना है। पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोएनोल पायरुवेट, पायरुविक एसिड। यही तो हमें 10 स्टेप याद करना है। शुरू में 2 एटीपी खर्च हुआ 2 जगह लगातार, फिर ब्रेकिंग काइनेज के बाद 2 एटीपी और खर्च हुआ था, उसके बाद 2 NADH2 बना, अब फिर हमको 2 एटीपी फिर लगातार मिल गया हमें। ये तो हमको याद कर लेना है। इस तरह से याद करके हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को याद कर लेते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स।